गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ हम हमारी आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, जो शीट का टाइटल है ना, एन एस अप योर स्लीव, इसका क्या मीनिंग है। एस जो होती है ना, ताश खेलते हो, ताश के अंदर इक्का होता है ना, उसको भी एस कहते हैं। लिंक ऐसे करो कि उसने ना एक इक्का छुपा रखा है, कहाँ, अपनी स्लीव्स के ऊपर, यानी उसने अपनी शर्ट को फोल्ड कर रखा है और कोई इक्का छुपा रखा है। ऐसा अक्सर हिंदी में नहीं बोलते कि अभी देख, अभी तो मेरे पास एक हुक्म का इक्का बाकी पड़ा है, यानी मेरे पास ना कोई एक एडवांटेज पड़ी है जिसको मैं ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लूँगा। तो इसका मीनिंग ही क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है एन एडवांटेज, कोई ऐसी एडवांटेज जिसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड लेटर, जिसको ना बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ कर लेंगे, ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं है क्या। देखो, पी क्यू आर एस दिए थे, पैराजंबल कह लो, पी क्यू आर एस कह लो, इनकी सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। यूँ तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लेना, एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, लेकिन हम एक बारी सेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं, ए फुलिश वोल्फ सो ए हॉर्स। भाई, एक वोल्फ ने क्या किया, एक घोड़े को देखा, लोमड़ी ने एक घोड़े को देखा। कैसे देखा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, और ये सोचा कि इसको तो खा लेते हैं भाई, डिसाइडेड टू ईट हिम। ठीक है भाई, आगे एंडिंग में क्या कहता है, एज द वोल्फ ले डेज्ड द हॉर्स मेड ए गुड एस्केप। भाई देखो, मेड गुड एस्केप का मीनिंग होता है बच के निकल जाना। मेड गुड एस्केप का मीनिंग क्या होता है, बच के निकल जाना। और ले डेज्ड का मतलब, ले का मतलब होता है भाई लेटना, और डेज्ड का मतलब होता है एकदम सुन सा होके गिर जाना, बेसुध होके गिर गया। यानी कोई ऐसी सी बात है भाई, किसी लोमड़ी ने किसी घोड़े को देखा, उसे खाने की सोची, और लास्ट में क्या हुआ, लोमड़ी बेचारी गिर गई। कैसे गिर गई, बेसुध होके गिर गई। अब इन बीच में कहता है पी क्यू आर एस, इन बीच में कोई बात हुई होगी, क्या हुआ है वो हमें ये बीच के सेंटेंसेस बता देंगे। आ जाओ देखते हैं। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले इन सबको पढ़ो। द वुल्फ वेंट एंड स्टूड बिहाइंड द हॉर्स वंडरिंग इफ द हॉर्स टेल वाज द पासपोर्ट, जस्ट देन ही रिसीव्ड सच ए किक ऑन हिज फेस दैट द टू टीथ शॉट आउट ऑफ हिज माउथ। भाई कोई पासपोर्ट की बात कर रहे हो, और अभी तक तो कोई पासपोर्ट की बात हमें पता ही नहीं चली, यानी पी से तो शायद स्टार्टिंग नहीं होती। आगे कहते हैं, इफ़ यू कम एंड स्टैंड बिहाइंड मी आई विल शो यू व्हाट ए पासपोर्ट। अभी पासपोर्ट का जिक्र कर रहा है, और पी में तो बाद में पासपोर्ट की बात आएगी, यानी शायद क्यू जो है पी से पहले बनेगा भाई। ठीक है, वेन द हॉर्स सॉ द वुल्फ, अच्छा एक छूट गया, वट इज़ द पासपोर्ट आस्क द वुल्फ। वुल्फ ने पूछा पासपोर्ट क्या होता है। भाई वुल्फ ने किससे पूछा होगा, घोड़े से पूछा होगा, यानी घोड़े ने बताया होगा कि कोई पासपोर्ट जैसी चीज़ है। कहते हैं वेन द हॉर्स सॉ द वुल्फ, भाई जब हॉर्स ने वुल्फ को देखा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई तुम मुझे खा नहीं सकते, मेरे पास एक पासपोर्ट है। तो मुझे ये लाइन पढ़ के पता चला कि फर्स्ट और एस तो ना थोड़े थोड़े से लिंक है, फर्स्ट और एस थोड़े से लिंक है। कैसे, यहाँ लोमड़ी सोच रही है मैं इसे खा लूँ घोड़े को देख के, और जब घोड़ा उसे देखता है तो घोड़ा कहता है तुम मुझे नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई पासपोर्ट है। यानी मुझे पता लगा स्टार्टिंग एस से करेगा। अब भाई जब उस लोमड़ी को पता चला कि पासपोर्ट जैसी कोई चीज़ भी है, तो उसने पूछा होगा कि पासपोर्ट क्या होता है भाई। तो भाई एस के बाद क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था क्या। हाँ, एस के बाद क्या आना चाहिए था, आर आता। भाई लोमड़ी को कहा मेरे पास कोई पासपोर्ट है, वो बोली अरे पासपोर्ट क्या होता है, यानी एस और आर की राइम बनी। अब देख लो क्यू और पी में से क्या बात बने। अब वो कह रहे भाई उसने पूछा पासपोर्ट जैसी कोई चीज़ है, और वो कहती क्या है, वो बोला पीछे आके खड़ी हो जा, दिखाता हूँ पासपोर्ट क्या है। यानी आर के बाद बनता क्यू, और जैसे ही वो पीछे आके खड़ी हुई, उसने उसके चेहरे पर एक किक लगा दी, यानी एस आर क्यू पी, यही करेक्ट सीक्वेंस बनता। क्या आंसर आता जी, बी आता। पढ़ के देख लो पूरी कहानी एस आर क्यू पी से। कहता है भाई जैसे ही घोड़े ने लोमड़ी को देखा, उसने कहा कि तुम मुझे नहीं खा सकती क्योंकि मेरे पास कोई पासपोर्ट है। इतना सुन के लोमड़ी ने कहा भाई और सब ठीक है, पासपोर्ट क्या होता है। अब घोड़ा कहता है आ भाई पीछे आके खड़ी हो, दिखाता हूँ तेरे को पासपोर्ट क्या होता है। जैसे ही वो पीछे आके खड़ी हुई, उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार किक मारी, और वो लात खाते ही लोमड़ी बेहोश हो गई, और भाई जो घोड़ा था वो क्या हो गया, भाग गया, एक गुड एस्केप बना गया। इसका आंसर क्या लगता, बी लगता। अब आ जाओ सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है जी, सेकंड वाले में अब बात करते हैं भाई सेकंड वाले में। देखो सेकंड वाले में क्या कहता है, सेकंड वाले में कहता है स्पीच वाज द फर्स्ट मीन्स ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ना सूचना देने के लिए क्या था, एक ही जरिया था, और वो क्या था, स्पीच। भाई आदि मानव थे, लिखना तो जानते ही नहीं थे, उन्हें कोई बात बतानी होती तो वो क्या करते थे, बोल देते थे। यानी स्पीच ना सबसे पहला जरिया था। अब पहले की बात आ गई, ठीक है, एक बार आगे पढ़ते हैं। आगे कहते हैं देयर फॉर कंप्यूटर इज हेल्ड एज द फोर्थ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। भाई
आगे कहता है कोई बात बीच में कर रहा होगा, कह रहा है कंप्यूटर को ना फोर्थ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के तौर पे हेल किया जाता है। हेल का मीनिंग क्या होता है? ग्रीट करना, किसी को वेलकम करना, किसी के लिए किसी की शान में नारे लगाना। वो पिक्चर नहीं देखी थी मिस्टर इंडिया, उसमें नहीं कहता हेल मोकेम्बो, तो ये वही तो है भाई, उनको ग्रीट ही तो करे। तो कहते हैं इसीलिए ना जो कंप्यूटर है ना उसको फोर्थ रेवोल्यूशन माना जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका स्वागत किया जा रहा है, ग्रीट किया जा रहा है। मुझे पता लगा फर्स्ट ये है, फोर्थ ये, यानी बीच में कहीं ना कहीं सेकंड भी आएगा और थर्ड भी आएगा। अब देख लो फर्स्ट के बाद कह रहा है थर्डली, भाई फर्स्ट के बाद तो थर्ड आने नहीं चाहिए था, फिर भी पढ़ लेते हैं। थर्डली प्रिंटिंग हेल्प इन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन ए परमानेंट फॉर्म। तो भाई प्रिंटिंग की वजह से क्या होता है, जो नॉलेज है ना उसको रिस्टोर किया जा सकता है परमानेंट फॉर्म में, ये बात है थर्ड की, लेकिन सेकंड नहीं मिल रहा। देन राइटिंग एज ए मीन्स इंट्रोड्यूस ए कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ये लाइन कुछ जमी। पहली क्या थी, सबसे पहले कैसे रखते थे, स्पीच के थ्रू, और दूसरे तरीके पर क्या आया, राइटिंग आई। एक तरीका आया जिसे इंट्रोड्यूस किया गया, किस लिए, स्टोर करने की कैपेसिटी के लिए। तो भाई मेरे को तो इतना पढ़ के पता लगा कि शुरुआत अगर करता तो क्यू से करता, शुरुआत क्यू से करता, क्योंकि क्यू सेकंड नंबर पे राइटिंग थी और थर्ड नंबर पे अपने आप ही कह रहे प्रिंटिंग थी, तो भाई क्यू पी, क्यू और पी का सीक्वेंस बनता। अब इन दोनों में सीक्वेंस छाटना है, छाट लो। आगे कहते हैं हाउ एवर ऑल दीज आर पैसिव मीडिया, लेकिन ये सारे तो पैसिव मीडिया हैं, ठीक है। कंप्यूटर इकलौता ऐसा मीडियम है, इज़ द ओनली मीडियम। देखो जब ओनली बोल दिया ना, ओनली बोल दिया, तो मुझे पता लग रहा है कि ये जो पहली चीज़ जो है ना हमारी स्पीच, फिर ये वाली राइटिंग और ये वाली प्रिंटिंग, इन सब से अलग कर रहा है किसको, कंप्यूटर को, क्योंकि ओनली बोल रहा है भाई, ओनली बोल रहा है, इन सब से अलग कर रहा है। मैं यही तो कह दूं, चार लड़के बैठे हैं सारे ऐसे हैं, ओनली राम इन सबसे अच्छा है, यानी इस ग्रुप से इसको अलग कर दिया ना, उसी तरह ये प्रिंटिंग को, स्पीच को और राइटिंग को अलग कर रहा है किससे, कंप्यूटर से। तो भाई सीक्वेंस तो कुछ ऐसी सी बन रही है, एक सेकंड देख लो कहाँ गया, क्यू की, पी की, अब बस ये देखना है आर पहले लगाऊं या एस पहले लगाएं, ठीक है। However, all these are passive media. Computer is the only medium that can not only store but analyze information to make decision. तो भाई इन सारों में तो स्टोर करके रख ली, लेकिन कंप्यूटर इकलौता है ऐसा साधन है जिसमें सिर्फ स्टोर ही नहीं करते बल्कि आप वक्त पड़ने पर एनालाइज भी कर सकते हो। यानी ना मुझे एक बात पता लगी, इन ऑल में कौन कौन आया, प्रिंटिंग आई, स्पीच आई और राइटिंग आई। कंप्यूटर इससे अलग था, यानी भाई पहले एस, क्योंकि इस ऑल ने इन सबको इंक्लूड कर दिया, और फिर आता आर। क्या सीक्वेंस बनाता, आर, ये इसका सीक्वेंस बनता है। क्या सीक्वेंस बनता है जी, ए, क्यू पी एस आर। अब एक बारी पढ़ के देख लो, एक बारी पढ़ के भी देखा करो, एग्जाम में पढ़ के भी देखा करो। देखो यूँ तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक ऑप्शन हटाओ, तो सेंस ही बना लो, लेकिन अगर टाइम बच जाए तुम्हारे पास, तुमसे सेंस नहीं बन पाए, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट करना, और कोई ज़रिया ही नहीं है, फिर तो ऑप्शंस को ही हटाएंगे, ठीक है। अब एक बार ही आ जाओ, इसको पढ़ते हैं। कहते हैं स्पीच वाज द फर्स्ट मीन्स ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना होता था तो स्पीच ही एक जरिया थी। फिर क्या हुआ, फिर राइटिंग इंट्रोड्यूस हो गई, एक तरह का माध्यम बना इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। तीसरे नंबर पर क्या हुआ जी, प्रिंटिंग ने मदद की परमानेंट फॉर्म में उसको स्टोर करने की। लेकिन क्या कहता है, हाउ एवर, लेकिन ये सारे तो पैसिव मीडिया थे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसा मीडियम था जो ना सिर्फ स्टोर करता था बल्कि हम एनालाइज भी कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा गया, फोर्थ रेवोल्यूशन कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये था हमारा PQRS, ठीक है। आगे क्लोज टेस्ट दिया था, पढ़ते हैं, सेंस निकालने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। देखो आज का जो क्लोज टेस्ट था ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से हटके था। क्यों भाई, हमें तो हमारे देश का इतिहास याद नहीं होता, इन्होंने रोम का इतिहास बना दिया। रोम के अंदर सरकार वगैरह गिर गई थी, मैंने थोड़ा सा आर्टिकल कभी पढ़ा था तो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी सेंस थी आर्टिकल की, थोड़ा सा पढ़ा हुआ तो आसानी होती, नहीं तो डिफ़िकल्टी होती इसको बनाने में, ठीक है। देखो रोम में क्या हुआ था, उस बंदे ने, जो वहाँ का राजा था ना, उसने राजधानी को शिफ्ट कर दिया था, यहाँ से ले जाके यहाँ राजधानी कर दी, और जैसे यहाँ राजधानी की उसकी सरकार गिरने लग गई, इधर 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 हमले हुए, आज़ादी मांगी, और रोम की अल्टीमेटली वो जो डेमोक्रेसी थी, जो डेमोक्रेसी क्या थी, जो एम्पायर था, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो गया था। ये थोड़ी सी रोम की हिस्ट्री थी। वर्ल्ड हिस्ट्री कोई बच्चे ने पढ़ी हो तो उसको मेरे से ज़्यादा पता होगा, मैंने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है उस बारे में। जब इस तरह का आर्टिकल आ गया तो भाई क्लोज टेस्ट में सेंस यूज़ होती है, अब नहीं मालूम थी तो दिक्कत होनी थी। अब पढ़ते हैं हम आगे। कहते हैं सिविलाइजेशन लाइक डैश फॉल नॉट सो मच बिकॉज ऑफ डैश ऑफ द एनिमी आउटसाइड एज थ्रू द वीकनेस एंड डैश विद इन।
कहता है भाई सिविलाइजेशन, जैसे कि सभ्यता जो होती है ना, कोई भी सभ्यता कोई भी कल्चर, लाइक किसकी तरह, आगे कोई चीज़ से कंपेयर करेगा। सिविलाइजेशन देख के पता चला कि यहाँ ये नाउन था, तो कंपैरिजन में भी कोई नाउन लगाता है, ये लाइक एक प्रपोजिशन हो जाती, ठीक है। उसके लिए वर्ब आगे लगा रहा था फॉल। फॉल का मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है, फॉल। और मुझे पता लगा फॉल था तो भाई ये V1 लगा रहा था, V1 लगा रहा था, तो मुझे एक बात पता चली कि यहाँ जो सब्जेक्ट आना था वो कैसा आता, प्लूरल आता, क्योंकि भाई ये V1 भी तो कैसी थी, V1 भी प्लूरल थी, तो जो सब्जेक्ट भी आता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो भी प्लूरल आता। ये 2-3 लाइनों से बस इतना ही पता चलता है। आगे पढ़ो। सिविलाइजेशन लाइक डैश फॉल नॉट सो मच बिकॉज, कहते हैं सिविलाइजेशन जैसे डैश गिरता है, कुछ और गिरता है, हमें नहीं पता क्या होता है। नॉट सो मच बिकॉज ऑफ डैश ऑफ द एनिमी आउटसाइड, इस वजह से नहीं गिरती कि आपके बाहर आपके शत्रु है, बिकॉज ऑफ एनिमी आउटसाइड एज थ्रो, लेकिन क्यों गिरती है, क्योंकि वीकनेस है, कमजोरी है। कहाँ, डैश भाई क्या क्या है, क्यों गिरती है, इसलिए नहीं कि बाहर से शत्रु ने आक्रमण कर दिया, अंदर तो कमजोरी भी है और साथ में कोई और चीज़ भी है, पता नहीं क्या है, और वो कहाँ है, विद इन, यानी अंदर ही है, इसीलिए भाई सिविलाइजेशन खत्म होती है या गिरती है। अब बात करते हैं रोम की। कहता है रोम फेल नॉट बिकॉज ऑफ डैश, यहाँ ही नहीं आना था, ही की गड़बड़ कर दी, ही टाइपिंग का एरर था। रोम क्यों गिरा भाई, रोम की जो सभ्यता थी, जो उनके वो थी सत्ता थी, वो क्यों खत्म हो गई, साम्राज्य क्यों खत्म हुआ, बिकॉज ऑफ डैश। ऑफ देख के ही पता लग गया था प्रीपोजिशन है, ऑफ देख के ही पता लग गया प्रीपोजिशन, यानी कोई ना कोई नाउन लगाता है, इसी को उठा दो। क्या कहता रोम फेल नॉट बिकॉज ऑफ डैश, रोम गिरा इसलिए नहीं गिरा, बिकॉज ऑफ डैश नहीं, दे मियरली नोक्ड डैश। भाई क्या हुआ होगा, उन्होंने मात्र कुछ ना कुछ हुआ। भाई रोम सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि बाहर से एनिमी ने अटैक किए, लेकिन जो अटैक्स हुए ना, उन्होंने क्या किया, मियरली सिंपली नोक्ड, नोक का मतलब होता है हराना। वैसे अभी इतना पढ़ के ही मुझे थोड़ी सी सेंस लग गई थी, नॉकडाउन होता है, रेसलिंग देखते थे हम WWF, उसमें दिखाता था नॉकडाउन कर दिया। भाई नॉकडाउन क्यों गिर गया रोम, क्योंकि उन लोगों ने ना किसको हराया था, समथिंग, उस चीज़ को हराया था, दैट वाज ऑलरेडी डेड। भाई एक बात बताओ, ये एक देश है, बाहर से कितना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ से अटैक हुआ, यहाँ से अटैक हुआ, यहाँ से अटैक, यहाँ से अटैक, फ़र्क किस चीज़ से पड़ा, फ़र्क पड़ा जी इसके अंदर के लोगों से। इनके अंदर ही देशभक्ति नहीं थी, ये पहले ही अंदर से कमज़ोर थे, आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए भाई बाहर कितनी भी ताकत थी, यहीं झगड़े हो रहे थे, तो ये तो टूटना ही था। इस तरह की बात कर रहे हैं कि रोम इसलिए नहीं टूटा कि बाहर से एनिमी ने ज़्यादा पावरफुल अटैक किया होगा ना, इसके अंदर ही तो कमज़ोरियाँ थी, इसीलिए गिरा। और क्या कह रहा है, जिन्होंने अटैक किया, इन लोगों ने अटैक किया ना, तो इन्होंने किसको अटैक किया होगा, इन लोगों ने ना किसी डेड चीज़ को अटैक, यानी इन लोगों के अंदर कोई भावना थी नहीं देश के प्रति, इसीलिए भाई अंदर से कमज़ोर थे, इसीलिए रोम का जो साम्राज्य था वो गिर गया। द हार्ट ऑफ द रोम हैड डैश बीटिंग व्हेन द आर्म्स एंड लेग्स वर कट डैश। कहते हैं जो रोम का हार्ट था ना, डैश बीटिंग, मुझे नहीं पता बीटिंग क्या हुआ, वैसे एक नेगेटिव सेंस है कि धड़कना उस समय बंद हो गया होगा जब उसके आर्म्स, उसके हाथ और उसकी बाजुओं को वर कट डैश, काट दिया गया होगा। अब रोम की बाजुएं कैसे काटी होगी, किसी देश के टुकड़े कर दिए होंगे, यहाँ एक नया देश, यहाँ एक नया देश, भाई उसके हाथ और बाजू कट गए, उसी टाइम उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। जब बाहर से अटैक हुए तब तो वो ऑलरेडी डेड था, तब तो वो ऑलरेडी क्या था जी, डेड था। इस तरह की कोई सेंस दे रहा है, ठीक है। वी सी समथिंग ऑफ दिस डैश, हम कुछ इस तरह का डैश करते हैं, कहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह का डैश, इन इंडिया एंड चाइना एंड इन द केस ऑफ अरब। हमने ये चीज़ ना भारत और चाइना में भी देखी है और अरब में भी देखी है। द डैश ऑफ अरेबियन सिविलाइजेशन वॉज सडन इवन एज देयर राइज। कहते हैं अरेबियन सिविलाइजेशन का डैश, नहीं पता डैश में क्या है, डीके है क्या है, वॉज सडन, अचानक ही हो गया। कैसे हो गया, इवन एज देयर राइज हैड बीन, और जैसे उनका उत्थान बढ़ा, जैसे अचानक से वो उत्थान में आए, उसी तरह उनकी सिविलाइजेशन भी गिर गई। इस तरह की कोई बात करे। इन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना में क्या हो रहा है, द प्रोसेस इज लॉन्ग ड्रोन। लॉन्ग ड्रोन का मीनिंग होता है कंटिन्यू, यानी अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये कोई आसान नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी टू स्पॉट इट। भाई क्लोज टेस्ट पढ़ के पूरी सेंस नहीं निकलती, कोई समस्या नहीं है, नहीं निकलेगी। थोड़ा सा भी आइडिया हो गया ना कि हल्की सी सेंस निकाल ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगी, तो हमारा काम बन जाएगा। इस क्लोज टेस्ट को पढ़ के मुझे एक छोटी सी बात पता लगी, मुझे पता लगा बात कर रहा है रोम के ख़त्म होने की। भाई रोम में साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, और उसी को कंपेयर कर रहा है किसके साथ में,
अरब के साथ में भी, इंडिया के साथ, चाइना के साथ। और ये भी बता रहा है कि हुआ कैसे, मतलब आप बाहर से कमज़ोर हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप अंदर से कमज़ोर हो ना भाई, तो आप कमज़ोर ही हो, फिर बाहर से चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो। और बात भी फैक्ट है, जब अंदर ही हमारे कमज़ोरियां हैं, गलतियां हैं, तो बाहर वाले तो भाई, बाहर वाले तो पत्थर मारेंगे ही। इस तरह की कोई सेंस दे रहा है। बहुत अच्छा पैसेज बनाया, लाइफ का भी एक मैसेज ही दिया है इसने वैसे तो। अब एक बारी हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। अंदर से स्ट्रॉन्ग रहो भाई, बाहर कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसे हालात आए, टूटना नहीं, अपनी मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, अपने गोल की तरफ आगे लगातार बढ़ते जाना है। इस तरह की सेंस लो इस पैसेज से तुम, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहते हैं। सिविलाइजेशन लाइक डैश फॉल नॉट सो मच बिकॉज ऑफ डैश। भाई सिविलाइजेशन लाइक, एक सेकेंड इसको वहाँ करना पड़ेगा। सिविलाइजेशन लाइक, इसके ऑप्शंस में क्या कहता है, दो ऑप्शंस छुप रहे हैं। सिविलाइजेशन लाइक ऑप्शन कहता है स्टेट, एम्पायर, किंगडम या फिर बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, भले ही इसने क्या कहा है, इसने फॉल कहा था, इसने कहा था सिविलाइजेशन लाइक डैश फॉल। भाई सिविलाइजेशन सभ्यता भी खत्म होती है जैसे वो गिरा था, तो इसने बिल्डिंग की तो कोई बात ही नहीं की, स्टेट्स या फिर राज्य की भी कोई बात नहीं की, या तो एम्पायर बचता या फिर किंगडम बचता। अब मुझे एक और बात पता चली, एम्पायर और किंगडम का लगभग दोनों का सेम मीनिंग था, लेकिन मुझे पता लगा यहाँ तो प्लूरल वर्ब थी, अगर वर्ब प्लूरल थी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल लगाना था। तो भाई किंगडम तो सिंगुलर था, तो फिर क्या आंसर बचता, आंसर बचता एम्पायर्स, यानी प्लूरल सब्जेक्ट आता, इसीलिए एम्पायर्स आता। अब ना एक बारी देखते हैं एम्पायर और किंगडम के अंदर डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। एम्पायर पता है क्या होता है, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, इसको कोई चला रहा है, इसको कोई, इसको कोई, इसको कोई, इसको कोई, और इन लोगों ने अपना एक एम्परर मान लिया, इन लोगों ने अपना एक एम्परर मान लिया। इस तरह की सेंस देता है जब क्या हो, जब एम्पायर हो, यानी एक कलेक्शन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, रूल्ड बाय एन एम्परर, इस तरह की सेंस देता है। लेकिन भाई इसके किंगडम के अंदर क्या होता है, कह रहा है किंग है, साम्राज्य है। भाई एक बात समझने की कोशिश करो, आप मेरी बात समझो। ये पूरी एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ के हिस्से पर एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, इन चारों ने मिलके अपना एक लीडर, इसको अपना एक एम्परर मान लिया, इस वाले को क्या मान लिया, अपना एक एम्परर मान लिया, ठीक है, मानने दो। अब भाई इससे ताकतवर ये वाला हुआ ना, सबसे ताकतवर तो ये वाला हुआ, लेकिन किंगडम में क्या है, कह रहा है सारे किंग है। भाई या तो एक ही टुकड़ा है, उसको एक किंग चला रहा है, या फिर दो अलग अलग टुकड़े भी हैं ना, भाई दो अलग अलग इसके टुकड़े भी कर दिए, चार टुकड़े भी कर दिए इस रीजन के, तो ये भी किंग है, ये भी किंग है, ये भी किंग है, देश इनका एक ही है, सारों के पास इक्वल पावर है, आप समझ रहे हो, इनका स्टेटस इक्वल है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, ये भी राजा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इनमें से सबसे ऊपर हो, ये चारों मिलके ही कोई डिसीजन लेते, लेकिन यहाँ इससे 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 ऊपर कौन है, इसका एम्परर। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। पता लग गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सिंगुलर प्लूरल पार्ट ऑफ स्पीच से ही उठा लेते। पता लग गया था, प्लूरल चाहिए था, इसीलिए एम्परर लगाया था। आगे कहता है नॉट सो मच बिकॉज ऑफ डैश ऑफ द एनिमी आउटसाइड। क्या चीज़ नहीं होगी, बाहर वाला एनिमी की क्या नहीं होना चाहिए, आगे देखो, या तो उसकी वीकनेस, पावर, या फिर टिनेसिटी। टिनेसिटी तो होता है जी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ये तो एक नाउन था, और इसका एडजेक्टिव क्या लगता था, टिनेशियस। टिनेशियस हमने कैसे याद किया था, मैंने याद किया था OUS यानी फुल ऑफ। टीना नाम की लड़की कैसी थी, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन थी, पूरा दृढ़ निश्चय करती थी, भाई नौकरी लेके रहूँगी, इस तरीके से मैंने लिंक करके याद कर लिया था। तो उस तरह की कोई बात नहीं करता। और बाहर जो एनिमी बैठा है वो तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ही तो है, तभी तो उसने आगे कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि हम वीक हैं, हम वीक हैं। बाहर वाला चाहे ताकतवर हो या ना हो, तो भाई बाहर वाले के लिए वीकनेस भी नहीं लगता था और टिनेसिटी भी नहीं लगता था। आंसर ही दो बचते, या तो बचता जी स्ट्रेंथ, या फिर क्या बचता जी, पावर बचता। अब देखो भाई, यूँ देखें तो दोनों ही करेक्ट हो जाते, लेकिन भाई SSC ने इसका आंसर माना स्ट्रेंथ। SSC ने इसका क्या आंसर माना था जी, स्ट्रेंथ माना था। क्यों माना था आंसर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आए तो। देखो इसने स्ट्रेंथ क्यों आंसर माना, स्ट्रेंथ और पावर आपको एक जैसे वर्ड लगे, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ उस सेंस में यूज़ कर देता है, दोनों सही नहीं थे भाई, यही था, मेरे को आ गया याद में, दोनों सही नहीं। स्ट्रेंथ उस सेंस में यूज़ करता है, एक बार डिफरेंस बताता हूँ फिर लॉजिकली चलते हैं। स्ट्रेंथ ना उस चीज़ में यूज़ होता है, मेरे कोई मुश्किल टाइम चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है भाई, मुश्किल टाइम चल रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं ये झेल जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास ना स्ट्रेंथ है। यानी स्ट्रेंथ ना आपको किसी बाहर वाली चीज़ से लड़ने की ताकत देती है,
इस तरह की एक सेंस रखती है स्ट्रेंथ के साथ। ये ना आपको किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और चीज़ से उलझने की एक ताकत सी देती है। लेकिन पावर क्या करती है भाई, पावर क्या करती है, पावर आपको एक शक्ति प्रदान करती है कि आप कुछ करो। पावर आपको एक शक्ति प्रदान करती है कि आप कुछ करो, कोई इनिशिएट करो, इस तरह की सेंस लगाता है। ये तो इनके मीनिंग में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस था। लेकिन अगर फीलिंग की बात आई ना, इतने को पढ़ के तो मुझे पता ही नहीं चल पाता भाई कि इनमें से मैं कौन सा भरता। इतने को पढ़ के मुझे पता नहीं चल पाया। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं क्लोज टेस्ट में कि आप पूरे भर के आओ, जो समझ में नहीं आएगा छोड़ना पड़ेगा नेगेटिव से हटा के भाई, नेगेटिव मार्किंग भी थे। इसको हटाया, इसको हटाया, बी और सी में अभी भी कन्फ्यूज़न थी, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगली लाइन में देखो क्या कहता है, आगे मिलता है, कई बार ऐसा होता है, डैश ऑफ एनिमी आउटसाइड एज थ्रू दी वीकनेस। अब मुझे पता लगा, कह रहा है कि बाहर वाले एनिमी के पास ना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हम ही वीक हैं। यहाँ इस वीकनेस को देख के मुझे पता लगा कि जो स्ट्रेंथ वर्ड था ना वो ज़्यादा अच्छा था, पावरफुल की बात ही नहीं करता। पावरफुल इस वीकनेस के साथ में ना एक तरह से पेयर नहीं बना पाता। इस वीकनेस को देख के पता लगा भाई, कहता भी तो है तू वीक है और मैं कैसा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यही तो कह रहा है, कहते भाई हम वीक हैं, अगर हम वीक हैं तो बाहर वाला दुश्मन कैसा है फिर अपने आप में, स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके पास कोई स्ट्रेंथ है। इसीलिए ना इसका आंसर एसएससी ने क्या मानना था, स्ट्रेंथ मानना था। ठीक है, आगे देखो, एज थ्रू दी वीकनेस एंड डैश, किससे जोड़ रहा है, वीकनेस एंड डैश। वीकनेस क्या है, एक नाउन है, द आर्टिकल लगा है, वीकनेस एक नाउन है, एंड कंजंक्शन सेम चीज़ों को जोड़ेगी। यानी आगे भी क्या जोड़ना चाहिए था इसको, कोई ना कोई आगे भी क्या जोड़ता, किसी ना किसी नाउन से जोड़ता। भाई आगे क्या होगा, यानी एक नेगेटिव वर्ड आएगा। एक तो ये बात पता चल गई मुझे, एक नेगेटिव वर्ड आएगा। डिसीज़ तो बीमारी होती है, बीमारी की तो कोई बात नहीं थी। ये वाले डिसीज़ का मतलब होता है गुजर जाना, चल बसना, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। फोर्टिट्यूड तो एक स्ट्रेंथ वाला वर्ड होता है, धैर्य। देखो कैसा है फोर्टिट्यूड, इसके अंदर ही तो कह रहा है, कहता है इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है, फोर्ट जैसा है, किले जैसा एटीट्यूड है इसका, धैर्य है इसके अंदर, तो फोर्टिट्यूड भी नहीं लगता। फिर तो एक ही नेगेटिव वर्ड बचता है, क्या, डीके। वीकनेस क्या होता है जी, कमजोरी। और भाई कोई चीज़ कमज़ोर है तो वो डीके होगी, इसका मतलब वो कहाँ है, अपने पतन की तरफ है। डीके नहीं होता क्या, हम कहते हैं ये चीज़ तो सड़ गई, बिल्कुल डीके हो गई, यानी सड़ जाना, कोई चीज़ सड़ गई तो वो अपने पतन की तरफ है ना, ख़त्म होने वाली है। तो इसमें फिलर में क्या लगाता, इस फिलर में लगाता डीके। ठीक है, फोर्थ को एक बार ही देख लो, रोम फेल नॉट बिकॉज ऑफ, ही को तो काट ही दो, ही को तो काट ही दो। रोम फेल नॉट बिकॉज ऑफ डैश, यानी यहाँ कोई नाउन चाहिए, किसकी वजह से गिरा, दे मियरली नोक डैश समथिंग। आगे देखो फोर्थ में क्या था, सारे वर्ड एक से दिए, कहते हैं रोम रोमन्स की वजह से नहीं गिरा, रोमन्स की वजह से तो गिरेगी क्यों, रोम एम्पायर, तो ये तो वैसे ही हटा देते। ऐसे ही तो कहते हैं कि भाई क्यों गिरे, क्योंकि कोई और चीज़ थी। अब देखो वहाँ पे ना कोई नाउन चाहिए था, वहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन चाहिए था। बारबरस तो एक एडजेक्टिव होता है, बारबर वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है जी, क्रूल। मैंने कैसे याद रखा था, मैंने इसको लिंक कर लिया था बारबर से। ये जो नाई वगैरह होते हैं बहुत क्रूल होते हैं, छोटे बच्चों के बाल काट देते हैं, वो रोते रहते हैं, ये क्रूल होते हैं, सिर्फ लिंक करने के लिए बता रहा हूँ। या फिर कैसे होते हैं, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड वही है भाई, अभद्र व्यवहार कर देगा आपके साथ में, कुछ भी कर देगा, उस तरह का, कोई भी अभद्रता कर देगा, मिसबिहेव कर देगा, एकदम क्रूल तरह का है। तो भाई ना तो रोमन्स लगता इसमें, ना तो रोमन्स लगता, ना फोर्टिट्यूड लगता। बारबरस इसलिए नहीं लगा क्योंकि एडजेक्टिव था। अब बारी आई बारबेरिटी या फिर बारबेरियंस। बारबेरिटी क्या होता है, क्रूरता, क्रूरता। तो भाई वो क्रूरता की वजह से नहीं गिरा, वो किन्हीं लोगों की वजह से, ये कह रहा है क्रूरता की वजह से नहीं, उन लोगों की वजह से बताना चाहिए। यानी यहाँ पर ना मुझे कोई पीपल चाहिए था। अरे IN होता है तो उसके पीछे कोई पीपल ही होता है क्या, मैजिशियन होता है क्या जो जादूगर हो। तो भाई यहाँ तो मुझे पता लगा क्रूरता, ये तो एक तरीका है, जैसे कह दूँ भाई इंसानियत एक अलग चीज़ है और इंसान एक अलग चीज़ है, तो वैसे भाई क्रूरता एक अलग चीज़ है। और ये बारबेरियंस वो लोग हैं जो क्रूरता करते हैं, जो कैसे हैं, जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो कैसे हैं जी, अनसिविलाइज्ड है। तो भाई यहाँ पर तो ऐसी ही सेंस देता, आना तो नाउन था, लेकिन नाउन ने में भी ना किसी पर्सन टाइप की चीज़ आनी थी, तो बारबेरिटी भी हटता, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या बनता, बारबेरियंस। क्या बनता, सिर्फ और सिर्फ आंसर बारबेरियंस। आगे कहता है दे मियरली नोक्ड डैश, उन्होंने तो सिर्फ किसको हराया, मैंने ऑप्शन देखे बिना ही बता दिया था, नोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है,
हरा देना किसी को, ठीक है। नॉकडाउन होता भी है, इसके मैच देखते होगा आप, रेसलिंग वेसलिंग के, बॉक्सिंग के मैच, उनमें भी कहते हैं नॉकडाउन, ओपोनेंट वाज नॉकडाउन। तो उन्होंने तो सिर्फ किसको रहा है, यहाँ क्या आना था, नॉक्ड डाउन समथिंग दैट वाज ऑलरेडी डेड। उन्होंने तो सिर्फ उस चीज़ को रहा है जो पहले से ही मर चुकी थी। द हार्ट ऑफ रोम हैड डैश बीटिंग। अब भाई व्हेन द आर्म्स एंड लेग वर कट, एक बात बताओ, जब किसी के हाथ और बाजू को काट दोगे तो उसका दिल खुशी से धड़केगा या धड़केगा ही नहीं, दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तो यहाँ पर हर्ट की धड़कनों को कुछ रुकने की सेंस देगा। रोटेट तो कभी होती ही नहीं भाई, दिल कब से गोल गोल घूमने लग गया, ठीक है। स्टार्टेड तो रिस्टार्ट तो पहले ही था, चल तो रहा ही था। इस चीज़ का मतलब तो होता है जब्त कर लेना, चालान वगैरह होता है, मोटरसाइकिल वगैरह जब्त हो जाती है, नगर निगम वाले बिल्डिंग जब्त कर देते हैं, टैक्स नहीं भरते। तो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, और ये वाला भी नहीं। तो क्या आता, ये वाला सीज आता, ये वाला सीज आता, मतलब दिल धड़कना बंद हो गया उसका। सीज फायर नहीं होता, स्टॉप हो गई वो चीज़, उस सेंस में ये यूज़ होता था। merely the heart of Rome had ceased beating when the arms and legs were cut dash सेवंथ पर कोई फ्रेजल वर्ब लगाता, कट ऑफ लगाता, ठीक है। कट ऑफ का मीनिंग क्या था, टू रिड्यूस। अब ये ऐसे कहेगा भाई रोम के कोई हाथ और पैर थोड़ी थे, ये रोम का एरिया था, काट दिया, टुकड़ों में बांट दिया, उसका एरिया घटा दिया, यानी रिड्यूस कर दिया, इसीलिए कट ऑफ फ्रेजल वर्ब इसके अंदर लगती, रिड्यूस कर दिया उसके एरिया को। वर कट ऑफ, वी सी समथिंग ऑफ दिस डैश इन इंडिया एंड चाइना। कहता है कुछ कुछ ऐसा इंडिया और चाइना में भी दिख रहा है। तो प्रोसेस नहीं दिख रहा, प्रोसीजर भी नहीं दिख रहा, कोई सीन भी नहीं दिख रहा। स्पेक्टेकल यानी ऐसा ही कोई नज़ारा दिख रहा है, स्पेक्टेकल, ठीक है। स्पेक्टेकल आना था इन इंडिया एंड चाइना एंड इन केस ऑफ द अरब, और अरब के केस में भी दिखता है। अब इसने बात ही कर दी कि ऐसा ही कुछ इंडिया और चाइना में दिखता है, पतन जैसा इनका हुआ था, इनका होना होगा, कोई ऐसी बात कर रहा है, और ऐसा ही हमें अरब में दिखता है। तो अरब सिविलाइजेशन भी क्या होगी, यहाँ क्या आएगा, आप मुझे बताओ। यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, कोई गिरेगी, वो सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होगी। तो क्या आना चाहिए था, कोलैप्स नहीं आता, डेथ नहीं आता, सिविलाइजेशन की डेथ थोड़ी होती है। डिसएम्बरमेंट का मीनिंग ये होता है जब किसी के हाथ पैरों को काट दिया जाता है, टू टीयर इनटू पीस, उसमें भाई पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता, पर्सन के लिए यूज़ होता है एक वर्ड म्यूटिलेट होता है किसी के शव को शत विशत कर देना, म्यूटिलेट ऐसे करके वर्ड होता है, ठीक है। डिसएम्बरमेंट का मतलब ही होता है किसी फ्रॉग वगैरह के लिम्प वगैरह को काट देते हैं जब, तो ऐसी तो कोई सेंस दी ही नहीं। तो भाई अरब के साथ क्या हुआ होगा, उनकी सभ्यता भी डाउनफॉल हो गई थी, ख़त्म हो गई होगी। तो यहाँ क्या ऑप्शन लगाता, डाउनफॉल लगाता। 10th में देख लो, 10th में क्या कहते हैं, इन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना में क्या है, द प्रोसेस इज लॉन्ग ड्रोन डैश एंड इट इज़ नॉट ईजी टू स्पॉट इट। कोई आवश्यकता ही नहीं थी, किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, अभी बता देता हूँ क्यों नहीं थी। नो वर्ड ही आता, कोई वर्ड रिक्वायर नहीं था। आप ऑप्शंस तो देखो, आप ऑप्शन देखो, लॉन्ग ड्रोन, आउट, अपॉन, अप। क्यों भाई, लॉन्ग ड्रोन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब थी, जो चीज़ कंटिन्यू चलेगी आगे, थोड़ी सी चलने वाली है। लॉन्ग ड्रोन नहीं कहते, खुद ही तो कह रहे हैं लॉन्ग ड्रो, यानी ये चीज़ लंबी चलेगी, कंटिन्यूटी की चीज़ है। इस सेंस में इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते थे। ये क्लोज टेस्ट था। आ जाओ, अब ना हमने आज तक कभी एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ा सा बता देता हूँ। CHSL में तो आएगा, अब कोशिश करेंगे 2-4 एक्टिव पैसिव भी कर लें। क्लासेस में तो आपके हुआ ही है, इस डेली डोज के सेशन में अभी इंट्रोड्यूस करवाएं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव पैसिव में होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर होता है और ऑब्जेक्ट इसके इफेक्ट का क्या होता है जी, रिसीवर होता है। इसीलिए तो कहते हैं क्या, एक्टिव। किसी घर जाते हैं, उनका बच्चा वगैरह बहुत बोलने वाला हो, बहुत बोलता हो, ये बैग कहाँ से लाए, गाड़ी में बैठ के आए हो, क्या खा के आए, तो घर आके क्या कहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा एक्टिव है, यानी वो कैसा है, वो एक चुस्त बच्चा है। चुस्त बच्चा है तो भाई सब्जेक्ट एक्टिव है, तो उस सेंटेंस की वॉइस को एक्टिव वॉइस कह दिया, यानी सब्जेक्ट इस वर्ब का क्या है, डूअर है। पैसिव एक्टिव का बिल्कुल उल्टा, जब सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर नहीं है, रिसीवर है इसके इफेक्ट का, तब उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और सब्जेक्ट को यहाँ से जोड़ दिया जाता है।
एक बारी तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आप सब जानते ही हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जब ये एक्टिव वॉइस की बात करें, जब मुझे पैसिव वॉइस बनाना हो तो भाई इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाय लगा दो और सब्जेक्ट लगा दो। इस तरीके से बनता है। यानी ना पैसिव वॉइस की एक तो पहचान पक्की है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और हेल्पिंग वर्ब बनाओगे। एक्टिव पैसिव पेपर में करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। सारे इंग्लिश को करने का यही तरीका, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अब इसमें गलत ऑप्शन हटाएंगे। दे फर्स्ट सन ड्राई टू द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग द मॉइस्चर लेवल। दे फर्स्ट सन ड्राइड वट द गार्बेज, यानी द गार्बेज इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, यानी द गार्बेज ऑब्जेक्ट था तो अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, आगे आएगा। सारे ऑप्शन देख लेना, कुछ बना ही नहीं रहा। द मॉइस्चर लेवल वाज ब्रोट डाउन, क्यों? ऑब्जेक्ट तो गार्बेज था ना भाई। थोड़े से रूल बदलते हैं, सीख लेंगे। ऑब्जेक्ट तो गार्बेज था, नहीं बात बनती, बात सिर्फ एक सही बनती। द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। भाई क्या कहता है, गार्बेज को ना 2-3 दिनों के लिए सन ड्राइड धूप में छोड़ दिया जाता है ताकि उसके मॉइस्चर के लेवल को नीचे ला दिया जाए। और किसी में बना ही नहीं पाता भाई, मॉइस्चर की क्यों बात कर रहा है? टू ब्रिंग डाउन दी मॉइस्चर लेवल, ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी था सेंटेंस का जो इसको सब्जेक्ट बना के स्टार्टिंग करवाई। सारों में ये गलती कर रहा था, यहाँ भी मॉइस्चर लेवल को बनाया, यहाँ भी मॉइस्चर लेवल को बनाया, और यहाँ कुछ अलग ही बात कर दी। 1 to 3 days ऑफ सन डाइंग ब्रोट डाउन दी मॉइस्चर लेवल ऑफ गार्बेज। ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इसको भी हटाओ। अब बारी आ गई दूसरे की। दूसरे में देखो क्या बनेगा, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। भाई जो वुमेन होती है उनको पसंद होता है मैन जब उनकी तारीफ वगैरह करे। फ्लैटर का मतलब ही होता है चापलूसी कर रहा है या तारीफ कर रहा है। भाई अब वुमेन मैन को लाइक थोड़ी करती है, वो क्या करती है, वो जो तारीफ करता है ना उसको, उस तारीफ को पसंद करती है। वुमेन जो उस तारीफ को पसंद करती है, मैन को तो लाइक करती ही नहीं। मैन को लाइक नहीं करती तो ये तो हटा ही देता, वुमेन लाइक मैन नहीं। वुमेन कब मैन को लाइक करती है? वुमेन उस तारीफ को लाइक करती है जो मैन करता है। तो यहाँ पर ना वुमेन मैन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम नहीं बनाते, वुमेन आर लाइक्ड टू बी फ्लैटर्ड बाय देम नहीं बनाते। एक सिंपल सी बात मैं आपको सिर्फ बता देता, क्या बता देता, जब भी 2 + V1 दिख जाए ना उसके पैसिव वॉइस में ज़्यादातर कह लो या अभी तो तुम हर बार ही कह लो, क्या बनता है? 2 + B+ में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। 2 + B+ में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। यहाँ तो 2 + V1 ही था तो इसको तो मैं यूँ ही हटा देता। यहाँ 2 + B में 2 ही हटा दिया, इसको भी हटा देता। ऑप्शन ही 2 बचे। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय देम, वुमेन आर लाइक्ड टू बी फ्लैटर बाय मैन। ऐसा नहीं कहता। वुमेन लाइक, वुमेन क्या पसंद करती है? टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। सेकंड में ए को बनाता, यही एसएससी ने माना था। ठीक है, आ जाओ थर्ड को देख लो। वट वन मस्ट डू प्रॉपरली, कहते हैं आप जो भी करो ना, जो भी करो उसको ढंग से करो। तो भाई वट वन मस्ट बी डू, देखो मोडाल के साथ जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो भाई पैसिव वॉइस में तो कहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब देख लो वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट के साथ, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई नहीं, हटा दिया। अब मोडाल कहता है वर्ब की नेचुरल फॉर्म दो और वो कहता है पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म दो। तो मोडाल को खुश करने के लिए क्या करते हैं, मोडाल को ना एक बी दे देते हैं, मोडाल को एक बी दे देते हैं और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन अब बारी आई, इट क्यों लगाया? जब मुझे वट ही दे दिया तो मैं इट को क्यों इंट्रोड्यूस करवाऊंगा? इट की इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्या आंसर माना? वट मस्ट बी डन, जो कुछ भी करो उसे ढंग से कर दो, मस्ट बी डन प्रॉपरली, ये बन जाता। आगे देखो फोर्थ में क्या कहता है, लुक एट दी पोल रिजल्ट्स डू दे इंस्पायर होप। कहता है भाई पोल के नतीजों को देखो, कोई उम्मीद दिखती है क्या आपको चुनाव वगैरह इस बार हमारे जीतने की? देखो सारे ना इसको एलिमिनेशन से ही करो। अब मुझे देखो पहले 4 में सब कुछ सेम है, लेट द पोल रिजल्ट्स बी, लेट द पोल रिजल्ट्स बी, लेट द पोल रिजल्ट्स बी, लेट द पोल रिजल्ट्स बी। इसमें लुक एट था, एट तो आना था, यहाँ पे एट हटा दिया तो ये आंसर नहीं होता। और भाई एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता। तो जो बच्चों ने हमसे किया था वो जानते हैं, क्या जानते हैं जी? डू को देख के उन्हें पता लगा प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान ही क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगले वाले में पैसिव फॉर्मेशन में भी प्रेजेंट इनडेफिनेट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन हैज़ ने तो प्रेजेंट परफेक्ट दिखा दिया ना, हैज़ बीन इंस्पायर्ड। तो टेंस क्यों बदला इसने? इसको भी हटा दो। अब इन 2 में से बात करते हैं किसकी है।
इन दो में से बात करते हैं। ये दो तो हट गए, पता लग गया। अब बचे दो, इन दो में से देख लो आप। इज होप ओके था, लेकिन बीइंग क्यों लगा रहा था? बीइंग तो भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव पे लगाता। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो पैसिव वॉइस में भी बीइंग लगाता, लेकिन ये तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में था। जिन बच्चों ने टेंस आइडेंटिफिकेशन सीखा था वो जानते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट था, और ये पैसिव फॉर्म थी किसकी? प्रेजेंट। किसकी पैसिव फॉर्म थी? कंटिन्यूस की। तो ये भी नहीं होता। फिर आंसर क्या बचता? आंसर बचता सिर्फ और सिर्फ 4। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। कोई उम्मीद है क्या? ये था। ठीक है, आसान सी थी ना आज की शीट, बहुत आसान थी। अब देखो मैंने कुछ एरर डाले, 1 से 5 ना लगभग लगभग सेम तरीके के एरर थे। एक बार ही देख लो फंडा क्या होता है 1 से 5 में एरर का। देखें, देखो एग्जाम में पूछेगा ए नंबर ऑफ। अब ना भाई सीधी सी बात है, CHSL आ रहा है तो इनको रिवाइज करने की बारी है। कुछ नया सीखो इससे अच्छा, इसीलिए मैं इनको थोड़ी सी रिवाइज करवाता हूँ, रिवीजन। ए नंबर ऑफ, एक चीज़ होती है ए नंबर ऑफ, एक चीज़ होती है द नंबर ऑफ। क्या होती है? द नंबर ऑफ। एक चीज़ होती है ए नंबर ऑफ और एक चीज़ होती है द नंबर ऑफ। देखो जब भी तुम्हें ए नंबर ऑफ दिखे ना, तुम समझ जाना उसने गलती कर दी, उसको ये बोलना था ए लार्ज नंबर ऑफ। तुम समझ जाना ए लार्ज नंबर ऑफ बोलना था, उसने गलती से ए नंबर ऑफ बोल दिया। यानी भाई ए नंबर ऑफ किसके इक्वल होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ के इक्वल होता है। एक तरह की सेइंग होती है, एक तरह की इडियम होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे। और जब ये बहुत सारे हैं भाई तो ये वर्ब भी कैसी लेगा? जब ये बहुत सारे हैं तो ये वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ए नंबर ऑफ कैसी वर्ब लेगा जी? प्लूरल वर्ब लेगा। कर लोगे क्या याद? ए नंबर ऑफ को देखते ही दिमाग में बना लेना कि ए नंबर ऑफ नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ लिखो। और ए लार्ज नंबर ऑफ लिखोगे, बहुत सारे हैं तो इसका मीनिंग वर्ब भी कैसी? प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ जब आप लगाओगे तो भाई द नंबर ऑफ कैसी वर्ब लेगा? एक सिंगुलर वर्ब लेगा। ये सिंपल सा फंडा, आगे सारे एरर 1 से 5 इसी पे बन जाएंगे। देख लो, देखो द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू अब आर लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब बढ़ेगा क्या? पेशेंट्स बढ़ेंगे या नंबर बढ़ेगा? नंबर बढ़ेगा। यानी द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है तो यहाँ पे आर को हटा के क्या लगा देते? इज। द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू इज लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आगे कहता है ए नंबर ऑफ बुक्स। ए नंबर ऑफ को देखते ही मन में क्या पढ़ोगे? ए लार्ज नंबर ऑफ आना था, और ए लार्ज नंबर ऑफ आना था तो वर्ब कैसी लेता? ए नंबर ऑफ प्लूरल। प्लूरल वर्ब लेता तो आगे सीम्स क्यों लगाया? फिर प्लूरल वर्ब लेता तो भाई वर्ब के पीछे एस हटा के उसका प्लूरल बना देते हैं। क्या बनाता? सीम। ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी सीम टू हैव गॉन आउटडेटेड सो वी नीड टू रिप्लेस देम विद अपडेटेड वन। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पुरानी हो गई, नई ले आओ। अब अगले सेंटेंस में क्या कहता है? अगले सेंटेंस में आपसे कहता है, अगले सेंटेंस में कहते हैं देयर इज ए नंबर ऑफ सच आइडियाज एज कैन हेल्प देम गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताओ, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी क्या? और सब्जेक्ट नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा? देयर तो एक एडवर्ब है, वेयर का आंसर है, इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन करवा रही है। देयर इज ए नंबर, सीखा था ना, देयर लिव्स ए किंग, तो सब्जेक्ट क्या था? एक किंग था। वैसे ही देयर इज ए नंबर ऑफ सच आइडियाज़ में सब्जेक्ट क्या है? ए नंबर ऑफ। और जब ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट बने बच्चों तो वर्ब भी कैसी लोगे? वर्ब भी प्लूरल वर्ब लेंगे। वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। तो देयर इज़ ए नंबर ऑफ नहीं, देयर आर ए नंबर ऑफ सच आइडियाज़। ठीक है, हो जाएगा क्या? अब एक बारी फोर्थ को देख लो। द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच इज़ बीइंग कैंसल्ड। द नंबर ऑफ ट्रेन्स, अब कहते हैं भाई द नंबर ऑफ ट्रेन्स। देखो बात आई किसकी? द नंबर ऑफ ट्रेन्स की। अभी तो सीख के हटे हो, द नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब सॉरी द नंबर ऑफ ट्रेन्स इज प्लूरल नहीं, हाँ द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेगा। द नंबर सिंगुलर वर्ब लेगा, इसीलिए इसने क्या लिया? इज ली। तो फिर एरर क्या आया? एरर आया हु विच दैट का। हु विच दैट में अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आनी थी। यहाँ ट्रेन्स एक प्लूरल नाउन था तो वर्ब भी कैसी आती? प्लूरल आती, आर। और बीइंग नहीं लगाते, बीइंग को हटा ही देते, आर कैंसल्ड। ट्रेन कैंसल्ड भाई अपने आप ही पैसिव फॉर्म बना देता। किस चीज़ की पैसिव फॉर्म बनाता? ये बनाता सिंपल प्रेजेंट की पैसिव फॉर्मेशन बना देता। द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच आर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द लो विजिबिलिटी इज आई थिंक 6 और 7। यानी इस विच की वजह से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब चाहिए थी आर, इसीलिए इसको हटाया। और बीइंग को इसलिए हटाया क्योंकि पैसिव फॉर्मेशन तो आर प्लस V3 बना तो रही थी कैंसल्ड की। ये तो
ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बनाता, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की नहीं, मुझे सिंपल प्रेजेंट की चाहिए थी। हमने क्लासेस में सीखा था इज एम आर वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब आएगी दो तरीकों से आएगी, या तो V1 + ING या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव फॉर्मेशन है, और टेंस कैसा है, इनडेफिनेट टेंस है, तो ये वही तो करता विच आर कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ। ठीक है, हो जाता। अब एक बारी आप देख लो फिफ्थ को। किसको देखोगे जी? फिफ्थ को देखोगे। द एजेंसी हैज़ कम आउट विद ए नंबर ऑफ सच पीसीज ऑफ न्यूज़ एज ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द रियल फेस ऑफ द कंट्री। फिर से बात कर लेना, ए नंबर ऑफ को देख के मन में क्या लगाओगे? बोलो सारे, ए लार्ज नंबर ऑफ। और जब लार्ज नंबर ऑफ लगाओगे तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। और वर्ब नेचुरल फॉर्म में प्लूरल होती है। अगर उसके पीछे एस लगाओ तो एस को हटा के उसे प्लूरल फॉर्म बना दिया जाता है। आगे आ जाओ, सिक्स्थ में क्या कहता है? आई एज वेल एज यू आर गिल्टी ऑफ द क्राइम एंड वी मस्ट कन्फेस इट। कहता है मैं और तुम गिल्टी हैं इस क्राइम की और कन्फेस कर लेना चाहिए। तो आप सारे बच्चों ने तो बहुत पहले ही सीख लिया था। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज में अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ आर नहीं, क्या लगाता? एम लगाता। एम लगा के करेक्शन कर लेते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे आ जाओ, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज व्हाट ए मैन्स कैरेक्टर इज इवेल्युएटेड ऑन। कहता है सच्चाई और ईमानदारी पे ही मनुष्य का कैरेक्टर जज किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल सच्चाई ईमानदारी को कोई नहीं पूछता, पैसे पे ही देखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कह रहा है तो ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज नहीं, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, एंड से दो चीज़ों को जोड़ रहा है तो प्लूरल बना रहा है, तो इज नहीं क्या लगाओगे? आर लगा देना। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर व्हाट ए मैन्स कैरेक्टर इज इवेल्युएटेड ऑन। ब्रेड एंड बटर मेक्स ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब तुम कहोगे कि ब्रेड और बटर एंड से जोड़ के प्लूरल है, ब्रेड और बटर एंड से जोड़ के प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेड और बटर पूरे को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है, इसीलिए वर्ब भी क्या लगाएगा? सिंगुलर। अब पूछो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि ट्रूथ एक अलग चीज़ है, ऑनेस्टी एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों से आदमी के कैरेक्टर को जज किया जाता है, लेकिन ब्रेड और बटर ना एक दूसरे को वो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इन्हें एक मान लिया जाता है। और एक मान लिया तो भले ही एंड से जुड़े हों, फिर तो वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। आपने सुना भी होगा, आई हैव टू अरेंज माई ब्रेड एंड बटर इन दिस टाउन। मतलब ब्रेड एंड बटर का मतलब भी होता है भाई, इस जो मैंने लाइन बोली इसका मतलब तो होता है मुझे इस शहर में अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। लेकिन ना यूँ समझो, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ब्रेड और बटर चीज़ चाहिए। ये एक डिब्बा है, इसके अंदर ब्रेड भी चाहिए, बकेट भी, और ये डिब्बा बटर भी चाहिए, और ये डिब्बा हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाएगा। इसीलिए ना इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करवाएंगे, और जब सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा तो वर्ब भी मेक्स लेगा भाई लेगा। आगे देखो, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब। अभी तो सीख के आए हो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद में पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब ले लेना। तो ही के अकॉर्डिंग हैव नहीं, ही के अकॉर्डिंग क्या? हैज़। ठीक है, हो गया। आगे आ जाओ, देखो 10 से 13 एक ही तरह के थे, इनके अंदर क्या था एक बारी सीखने की कोशिश करते हैं। देखो मोर देन के ऊपर कुछ एरर बनाता है एग्जाम में, ये ना मोर देन के ऊपर कुछ पुराने से ही एरर बनाएगा। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, हालांकि यहाँ पूरा तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जितना लिखा जाए छोटा छोटा लिखेंगे। देखो मोर देन आगे लगाएगा वन और फिर लगाएगा कोई नाउन। अब मुझे एक बात बताओ, वन बॉय या वन बॉयज़? वन बॉय। वन कार या वन कार्स? वन कार। वन बेंच या वन बेंचेस? वन बेंचेस। यानी यहाँ से तुम एक बात सीखो कि इस वन के बाद इधर तो सिंगुलर नाउन लगाने दो, और जब नाउन सिंगुलर है भाई तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये बुक्स में रट्टा मरवाता है, क्या रट्टा मरवाता है जी? ये रट्टा लगवाता है कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन लगाओ और सिंगुलर ही वर्ब। अब तो तुम समझ गए ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल समझ गए, मैंने समझा दिया। एक और चीज़ देख लो, आगे कहेगा भाई मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन फिट करना था, लेकिन ये कहेगा क्या मोर देन वन के बाद प्लूरल नाउन भी फिट करूं क्या? तो जब ऐसा करना होगा ना तो इनको स्प्लिट करेगा, मोर देन अब आगे वन लगा देगा या फिर टू लगा देगा, थ्री लगाए, कुछ भी लगाए, यहाँ पर गैप डाल के यहाँ पर कुछ फिट करेगा, यहाँ पर एक प्लूरल नाउन फिट करेगा। मोर बेंच या मोर बेंचेस? मोर बेंचेस। यानी भाई मोर के बाद अगर वर्ब लगाए, मोर के बाद अगर नाउन लगाएगा तो क्या लगाएगा? प्लूरल नाउन। और जब नाउन ही प्लूरल लगाएगा भाई तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एक ये फंडा होता है। और एक तरीके से और एरर बना देता है, मोर देन लगाता है
वन लगाता है। हिसाब से तो यहाँ सिंगुलर नाउन लगाना था, लेकिन सिंगुलर नाउन ना लगा के ऑफ लगा देता है और आगे फिर प्लूरल नाउन बना देता है। तो अब भाई प्लूरल नाउन यानी किन्हीं ढेर में से किसी चीज़ को छांट रहे हो। ए मोर देन वन ऑफ बॉयज़, एक से ज़्यादा लड़के इंक्लूड थे। अब इस केस में प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, यही 3 एरर बनाता है मोर देन के ऊपर, और कोई भी एरर नहीं बनाता। मैंने तीनों केस आपको बता दिए। मैं एक साथ ना तीनों स्क्रीन पे लिख नहीं सकता भाई, स्क्रीन छोटी है, तो आप तीनों को एक साथ लिख लेना अपने उसमें कॉपी में। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 से 13 में। एक बारी एरर को देख लो। मोर देन $20 million हैव बीन एलोकेटेड टू द स्टेट टू रिहेबिलेट द होमलेस पीपल। अब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट था तो मुझे क्या लगाना पड़ता, हैव लगाना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ो एक बारी 11th को देखो। मोर देन वन पुलिसमैन इन ए सिविल ड्रेस। अभी अभी करके हटे हो क्या कि मोर देन के बाद वन लगाए तो वन बॉय या वन बॉयज़, वन बॉय यानी इस वन के बाद कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर। इसीलिए इस वर्ब को काट के क्या लगाना पड़ता, वोज लगाना पड़ता। बिल्कुल पहला रूल हमारा लग गया यहाँ पे। आगे कहता है मोर बुक्स देन वन वॉज बॉट टू प्रिपेयर ए थीसिस ऑन दैट सब्जेक्ट। अब ये भी तो हम सीख के हटे, क्या सीख के हटे कि भाई मोर के बाद देन लगाए और फिर वन लगाएगा तो सिंगुलर नाउन बनाएगा, और सिंगुलर नाउन बनाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएगा। लेकिन जब मोर देन में इसे प्लूरल नाउन फिट करना होगा तो इनको स्प्लिट करके प्लूरल नाउन बीच में ही डाल देगा। अब आगे 1 डाल ले, चाहे 2 डाल ले, चाहे 3 डाल ले, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी डाले। इस नाउन के अकॉर्डिंग, इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी लेगा, फिर प्लूरल लेगा। इसीलिए यहाँ पर वॉज हटा के क्या आएगा, वर आएगा। वॉज हटा के यहाँ पे क्या आएगा जी, वर आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। मोर देन 20 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब आपको लगेगा 20 लीटर्स ऑफ मिल्क के हिसाब से तो आर ओके था, लेकिन भाई मिल्क तो एक अनकाउंटेबल नाउन था, और ये अनकाउंटेबल नाउन था ना, तो मैं इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करवाता। इस आर को हटा के मैं क्या कर देता, इज कर देता। मोर देन 20 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड टू फीड द एलिंग चिल्ड्रन, हो जाता ओके। अब भाई 14, 15, 16 एक तरह के एरर है। इसके अंदर बात करेगा मेजॉरिटी की। देखो मेजॉरिटी ना एक कलेक्टिव नाउन होता है, मेजॉरिटी एक कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन, एक सेकेंड, मेजॉरिटी जो होता है एक कलेक्टिव नाउन होता है। कहाँ गया, कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर की तरह ट्रीट हो जाता है, कभी प्लूरल की तरह, डिपेंड करता है कब हो। अब मैं आपसे कहता हूँ एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और इन सबको एक एक एप्पल दे आओ, तो अब मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ क्या, सारों को एक एक एप्पल अलग से ही तो दूंगा। इसीलिए मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली। तो भाई जब इंडिविजुअली की बात करता है तो क्या कर देता है, इसको प्लूरल ट्रीट कर देता है। और अब मैं कह दूँ इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो अपना लंच कर रहे हैं, अब मैं सारों की एक कंबाइन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब ये कैसी ट्रीट हो जाएगा, अब ये ट्रीट हो जाएगा सिंगुलर की तरह। इसे समझना है। इसी तरह मेजॉरिटी होता है, इसी तरह जूरी होता है, इसी तरह कमेटी होता है, टीम होती है, लेकिन वो अलग होता है। इस मेजॉरिटी पे ये क्वेश्चन बना देता है। अब आ जाओ एक बारी हम देखते हैं। सबसे पहले ना आप 16 को देखो, रेसिप्रोकल से करने शुरू करो। सबसे पहले 16 को देखो। 16 में क्या दिखा, द मेजॉरिटी डज नॉट एंडोर्स द स्टेटमेंट। एंडोर्स होता है समर्थन करना। मेजॉरिटी ने ना समर्थन नहीं किया स्टेटमेंट का, क्यों, जो उसने बनाई थी, मेड बाय हिम, बिकॉज, क्यों, वो जानते थे, दे नो दैट इट विल हैव एन एडवर्स ऑन देयर कैंपेन। भाई मेजॉरिटी ने ना समर्थन नहीं किया। क्यों समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भाई इससे ना हमारे कैंपेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको पता है अगर मैं इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करवाऊंगा तो ये वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, और ये तो प्लूरल ही करवा रहा है। मेजॉरिटी ने नहीं किया, क्यों, क्योंकि कहाँ है, दे नो, कौन था नो, वो मेजॉरिटी। वो क्या जानते थे भाई, उस मेजॉरिटी के लिए आगे जाके क्या लगाया इसने, दे लगाया। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है देयर कैंपेन। कैंपेन किसका है, मेजॉरिटी का। यानी मुझे तो यहाँ 2 चीज़ों को देख के पता लगा, इस मेजॉरिटी को प्लूरल की तरह दिखा रहा था, प्लूरल की तरह दिखा रहा था तो वह भी प्लूरल लगाता। क्या लगाता, द मेजॉरिटी डू नॉट एंडोर्स दी स्टेटमेंट, करेक्ट हो जाता। अगले में देख लो, द मेजॉरिटी वांट्स द प्रपोज्ड बिल टू बी ब्रोट अंडर रिकंसिडरेशन। अब कोई बिल की बात है और मेजॉरिटी चाहती है इसे दोबारा ले आओ। ये एक सदन है, ये मेजॉरिटी है, ये 60% लोग हैं, ये 40% लोग हैं। क्या मैंने इस ग्रुप को 2 तरीक़ों में बांट दिया, इस
पार्लियामेंट को, एक तरफ मेजोरिटी डाल दी, एक तरफ माइनॉरिटी डाल दी। अब मैं मेजोरिटी बोलता हूँ तो मैं इंडिविजुअली की बात नहीं करता, अब मैं दो ग्रुप की तरह ट्रीट करता हूँ, ये मेजोरिटी ये माइनॉरिटी, यानी इनको ना एक ग्रुप की तरह ट्रीट करवा के इसको कैसे ट्रीट करवा रहा हूँ, सिंगुलर ट्रीट करवा रहा हूँ। एक ये ग्रुप, ये पूरा मेजोरिटी, ये पूरा माइनॉरिटी। अब सिंगुलर ट्रीट करवा रहा हूँ तो वर्ब भी कैसी ली, सिंगुलरली। इसीलिए इसमें क्या कह दिया इसने, नो एरर कह दिया। कहता कोई एरर नहीं है, आगे बढ़ लो। आगे कहता है द मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग हेयर सीम्स टू हैव द सेम इशू विद द मैनेजमेंट एज एड्रेस्ड बाय यू। अब मेजोरिटी नहीं, अब कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात थोड़ी की, अब कह रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जी, इनको ना सेम इशू है। अब मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ क्या, इसको भी इशू है, इसको भी इशू है, इसको भी इशू है। इंडिविजुअलिटी जब मैं इनकी दिखा रहा हूँ तो मैं इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करवाऊंगा, और प्लूरल की तरह अगर मैं इसको ट्रीट करवाऊंगा तो सीम्स की बजाय क्या लगाऊंगा, सीम लगाऊंगा, क्योंकि वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। ये थी डेली डोज। आपका CHSL आ रहा है तो मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्टिव पैसिव और नरेशन की प्रैक्टिस कर लो। क्यों कर लो, आपने शायद अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, क्यों कर लो, क्योंकि भाई 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 नंबर तो आपके वहीं से निकल जाएंगे। साथ ही साथ थोड़ी अब वोकैब भी रिवाइज करनी शुरू करो। क्यों, क्योंकि सिनोनिम आएंगे, एंटोनिम आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगी, इडियम फ्रेजेस आएंगे, और आपकी स्पेलिंग आएगी। तो अगर आपको भाई 2 स्पेलिंग के क्वेश्चन, एक एंटोनिम, एक उसका सिनोनिम का, 3 4 5, यानी 10-12 नंबर का पेपर तो यही निकाल देंगे। 25 में से 12 की अहमियत समझो। ग्रामर अगर तुम्हें नहीं भी आई, अभी तक कंसेप्ट नहीं भी आए, तो वो कैब अब रिवाइज तो करो जो साल भर हमने पढ़ी है। ठीक है, ये थी डेली डोज। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करो। आज 40वां सेशन था इसका, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। कमेंट में बताओ क्यों पसंद नहीं आ रही। थैंक यू स्टूडेंट्स।